हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं संविधान का पार्ट 2, यानी संविधान के निर्माण के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसका आज पार्ट 2 लेकर के आया हूं। इसके पहले हम संविधान निर्माण कैसे हुआ इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। कैबिनेट मिशन आता है और वो कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ संविधान सभा को कैसे बनाना चाहिए वो सभी चीज़ों की रूपरेखा तैयार करता है। और अब उसके आगे देखते हैं। तो जब हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन पूरी सभी चीज़ों की संविधान के लिए बनाने के लिए बात करता है। तो उसमें चुनाव होते हैं। फिर 213 सामान्य वर्ग के लिए और 79 मुसलमानों के लिए और 4 सिखों के लिए सीटें मिली। जब इतने उसमें चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए तो क्या हुआ, इतनी सीटें सभी को मिली। लेकिन फिर इसके तुरंत बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। क्या होती है? प्रथम बैठक होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और ये बैठक कहाँ पर होती है मेरे भाई? नई दिल्ली में होती है। कहाँ होती है? नई दिल्ली में होती है। नई दिल्ली में होती है। और कहाँ पर? नई दिल्ली के एक पुस्तकालय में होती है। पुस्तकालय था, उस भवन में होती है। तो उसका नाम था कौशिक चैम्बर। क्या नाम था? कौशिक चैम्बर नाम था। कौशिक चैम्बर दिल्ली का एक भवन था, पुस्तकालय था। तो वहाँ पर कब? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पर? कौशिक चैम्बर में हुई थी। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था मेरे भाई? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और किन लोगों ने? कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो कौन कौन से थे? मुसलमान यानी मुस्लिम लीग था हमारा, वो इस सभा का विरोध किया था। किस सभा का? ये जो हमारी संविधान सभा की पहली बैठक थी, इसका उन्होंने विरोध किया। और इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि वो एक तो सीट कम पाए, पहली बात सीट कम पाए, और दूसरी बात वो एक अलग राज्य यानी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। और वो आपका पाकिस्तान देश की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारा अलग देश होगा, हमारी अलग संविधान होगा। तो इस बात से उन्होंने इस बैठक का विरोध किया। और इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। और एक लोगों ने भी इस सभा का विरोध किया था। किसने किया था? हैदराबाद का एक देसी रियासत था। कहाँ का मेरे भाई? हैदराबाद का। कहाँ का? हैदराबाद का एक देसी रियासत था। वो भी इस सभा का क्या किया था? विरोध किया था। तो यहाँ पर 2 लोगों ने यानी 2 पार्टियों ने विरोध किया था। कौन कौन? एक तो आपकी मुस्लिम लीग पार्टी थी जो इस सभा का विरोध किया था। और दूसरी जो थी हैदराबाद की एक देसी रियासत थी। वो भी देसी रियासत मतलब वहाँ पर राजाओं का शासन चलता था, कोई राजा रहा होगा उसका शासन चलता था। तो उसने भी इस बैठक का विरोध किया था कि नहीं, भारत में कोई संविधान नहीं होगा। और मुस्लिम लीग क्यों किया था? मैंने अभी आपको बताया कि मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग कर रहा था, वो पाकिस्तान देश की मांग, और बोल रहे थे कि हमारा अलग से संविधान होगा। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मेरे भाई कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और ये पूछा हुआ है और बार बार ये एग्जामों में पूछ लेता है क्वेश्चन कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए प्रथम बैठक तो हमारी कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई। तो इस बैठक में अध्यक्ष किसको चुना गया? जो वहाँ पर सबसे हमारे बुजुर्ग थे। क्या थे? सबसे बुजुर्ग थे। तो अस्थायी सदस्य नहीं, अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद
को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद का। यानी कि जब पहली बैठक हुई थी, एक दिन की बैठक, तो उसमें क्या किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद को। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन है, और तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद। क्या होगा मेरे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। 9 दिसंबर को तो पहली हुई थी और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और इस दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या मेरे भाई? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष। तो इसके स्थायी अध्यक्ष मतलब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। और लेकिन एक महाविद्वान और भी कुछ बनते हैं। कौन? B.N. राव। B.N. राव का नाम आपने सुना होगा और बुकों में भी पढ़ा होगा। तो क्या? B.N. राव। ये क्या बनते हैं? B.N. राव ये आपके संवैधानिक सलाहकार बनते हैं। क्या बनते हैं? सलाहकार बनते हैं। किसके? संवैधानिक सलाहकार बनते हैं कि संविधान को कैसे बनाया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में देख रेख की जाएगी। यही सलाहकार और लिखने का काम यही किए थे। कौन? B.N. राव ने ही किया था। कब? अब देखिए दूसरी बैठक हमारी क्या हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके सलाहकार कौन बने? B.N. राव। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। तो ये यहाँ से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद। अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप बोलेंगे। और संवैधानिक सलाहकार पूछे या संविधान के बारे में सलाह बताने वाला कौन था? तो B.N. राव थे। कौन था मेरे भाई? B.N. राव थे। अब आगे चलिए देखते हैं। तो अब आगे 11 दिसंबर के बाद यानी 11 दिसंबर में जो दूसरी बैठक हुई थी उसके स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद फिर उसके ठीक 2 दिन बाद क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है? एक उद्देश्य पारित होता है। क्या होता है मेरे भाई? एक उद्देश्य आता है और इस उद्देश्य को कौन लाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन लाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू जी थे वो इस प्रारूप को लाते हैं और इस प्रारूप में लिखा क्या होता है? उद्देश्य प्रारूप लाते हैं। तो इसमें क्या लिखा होता है? चलिए देखिए, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। जो वो उद्देश्य आया था हमारा, जिसको नेहरू जी ने पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, तो इसमें क्या लिखा था? यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। यानी कि गणराज्य मतलब जो यहाँ पर शासन करेगा, यानी जो यहाँ का मुखिया होगा, यानी जैसे प्रधानमंत्री, तो उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो यह गणराज्य का मतलब यही हुआ कि उसको जनता के द्वारा चुना जाएगा। वो स्वयं से मनोनीत होकर के नहीं आएगा, जनता द्वारा मनोनीत किया जाएगा। फिर इसके आगे यानी भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यानी भविष्य के निर्माण के लिए, आगे के निर्माण के लिए, जब उस टाइम 1946 के दौर के समय
के आगे, यानी नियम कानून बनाए रखने के लिए, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान का निर्माण बहुत ही जरूरी है। तो फिर क्या होता है कि 22 जनवरी 1947 को, कब मेरे भाई, 1947 ईस्वी को ये उद्देश्य जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष रखा था, इसको क्या करते हैं, स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। कब मेरे भाई, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि उद्देश्य कब आया था, यानी संविधान सभा का उद्देश्य कब आया था। तो 13 दिसंबर 1946 को। और ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा का उद्देश्य या जो उद्देशिका थी कब स्वीकार की गई थी। तो 22 जनवरी 1947 को। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। फिर इसके बाद मेरे भाई, जब ये सभी चीज़ें काम हो जाती हैं, उद्देशिका को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे संविधान को बनाने के लिए क्या होता है, अब कमेटियां नियुक्त की जाती हैं। कितनी कमेटी नियुक्त की जाती हैं, 13 कमेटी नियुक्त की जाती हैं। कितनी कमेटी, 13 कमेटियां नियुक्त की जाती हैं और कुछ समितियां भी नियुक्त की जाती हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में संविधान सभा को बनाने के लिए कितनी जो है कमेटियां नियुक्त की गई थी। तो आपकी 13 कमेटी नियुक्त की गई थी। अब कौन कौन सी समितियां थीं उनमें प्रमुख, तो उनके बारे में मैं बताता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे देखिए, कमेटियां और समितियां दोनों नियुक्त करने के जस्ट बाद क्या किया गया, BN राव को संविधान लिखने के लिए दे दिया गया। और संविधान के सलाहकार BN राव को ही नियुक्त किया गया था और उनको लिखने के लिए संविधान दे दिया गया कि चाहिए आप संविधान लिखिए। और वो संविधान लिखने पर कार्य शुरू कर देते हैं। वो इस योग्य थे, इसीलिए उनको चुना गया था। तो फिर कुछ समितियां बनाई गईं और भी चीज़ों के लिए अलग अलग, ठीक है। BN राव को क्या कर दिया गया, संविधान लिखने के लिए दे दिया गया, लेकिन और भी चीज़ें थी जिनके लिए कार्य करना था, तो और भी लोगों को चुना गया। अब देखिए किसके लिए क्या हुआ, वार्ता समिति। अब इसे वार्ता समिति को आप संचालन समिति भी कह सकते हैं, यानी इसका दूसरा नाम संचालन समिति भी है। और संचालन समिति कौन कर रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मैंने अभी पहले बताया कि स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो यही जो है उस समिति यानी उस सभा का क्या कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। जो संविधान सभा बनी हुई थी उसी का यही संचालन कर रहे थे, या हम कह सकते हैं वार्ता समिति, या इसी का दूसरा नाम होता है संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर संघ संविधान समिति के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर आगे है प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इनका काम क्या था कि ये जो वार्ता समिति थी, वार्ता समिति मतलब संचालन समिति थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, मुखिया थे। तो ये इनका काम था कि संविधान में क्या क्या चीज़ें कैसे चलाना है, कैसे लागू करवाना है, क्या सभी ये कुछ देखते थे। अब संघ संविधान समिति, अब उस संघ में काम बांटने का काम कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और संघ शक्ति समिति, यानी कि उस संघ में, समिति में शक्तियों के लिए उस बात, ये दोनों एक ही हैं लगभग। हाँ, तो ये काम कौन कर रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब यहाँ पर आया है झंडा समिति, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ये एग्जाम में।
झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि झंडा के बारे में, यानी हमारे तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के बारे में देख रेख कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। की हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा होगा, तो उसके बारे में ये देख रेख कर रहे थे। कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और ये कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसके पहले जो मेरा पहला वीडियो है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को भी देख लीजिए। हाँ, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब आगे देखिए, प्रांतीय समिति। जो प्रांतीय, किसके लिए? प्रांतीय लोगों के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति की देखरेख कौन करता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने अभी बताया कि कौन कौन लोग शामिल थे, बहुत से लोग। देसी पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि प्रांतीय समिति का मतलब क्या होता है कि प्रांत, कुछ प्रांत ऐसे थे जहां पर राजाओं का शासन चलता था, तो उनकी देखरेख, उनको जो है संविधान सभा में आने के लिए, अपने अपने सदस्यों को भेजने के लिए, हाँ, ये सभी चीज़ें काम कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। जो प्रांत थे, छोटे छोटे या बड़े प्रांत थे, उनकी देखरेख, वहाँ पर कैसे कार्य किया जाएगा, उन सभी चीज़ों की देखरेख सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है मेरे भाई प्रारूप समिति। कौन सी? प्रारूप समिति। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी सेट को आप उठा करके देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कब, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त। कब हुई थी? 29 अगस्त। इसकी स्थापना, यानी कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की गठन हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और इस प्रारूप समिति का काम क्या था? इसका काम यही था कि संविधान की देख रेख करना, कैसे लिखा जा रहा है, उसमें क्या क्या संशोधन किए जाएंगे, क्या क्या नहीं किया जाएगा, सभी कुछ ये समिति देख रही थी। कौन समिति? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समिति थी। और इस समिति में कितने लोग थे मेरे भाई? 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोगों को इस समिति में नियुक्त किया गया था। और ये कब नियुक्त हुई थी? 29 अगस्त 1947 को ये नियुक्त हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आगे देखिए, जो प्रारूप समिति थी, संविधान की देखरेख या संविधान को लिखने के लिए जो है गठित की गई थी। कौन? प्रारूप समिति, जो संविधान के निर्माण में जो है कार्य कर रही थी, स्पेशली ये जो है समिति। तो इस समिति ने कब? 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान लिख करके तैयार कर लिया और संविधान सभा के समक्ष पेश किया। कब मेरे भाई? 21 फरवरी 1948 ईस्वी को इस रिपोर्ट को पेश करती है। और फिर इसके बाद जब पेश करती है तो जितने सदस्य थे संविधान सभा में, जितने भी सदस्यों ने भाग लिया था, सभी सदस्यों को एक एक कॉपी दे दी गई और बोल दिया गया कि अब इस संविधान को, संविधान तो हमारा तैयार हो गया, इस संविधान को पढ़िए। अब यहाँ पर 1948, अब यहाँ पर हम आज़ाद भी हो गए थे। अब कैसे क्या हुआ था उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले यहाँ केवल संविधान के निर्माण की बात की जा रही है। तो 1948 को जब हम प्रारूप समिति हमारी जो है संविधान को तैयार करके संविधान सभा के सम्मुख रखती है, यानी पेश करती है, तो क्या होता है, उसकी जो है एक एक कॉपी जितने भी सदस्य थे सभी को दे दिया जाता है पढ़ने के लिए कि आप इसमें अब बताइए क्या क्या संशोधन है। तो कितने दिनों का समय दिया जाता है? 8 माह का समय दिया जाता है। कितने दिनों को मेरे भाई? 8 माह का समय दिया जाता है कि आप 8 माह में इसको जो है पढ़ करके इसमें क्या संशोधन हो सकते हैं आप बता सकते हैं। तो इसके बाद फिर अक्टूबर 1948 में फिर से सभा इकट्ठी होती है, जितने भी लोग थे सभी लोग
और जब पढ़ने के बाद तो क्या होता है, उसमें 3 वाचन होते हैं, 3 प्रकार के वाद विवाद होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रथम वाचन कब से कब तक चला? प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। कब मेरे भाई? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। पहला वाला कि सभी लोग अपने अपने मत दे रहे थे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, हाँ, और कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें ये चीज़ जोड़ दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो इसी प्रकार 3 वाचन, 3 वाद विवाद हुए थे। पहला कब से हुआ था? 4 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ था, 9 नवंबर 1948 तक चला था। फिर दूसरा क्या हुआ था? दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से कब तक? 17 अक्टूबर 1948 ईस्वी तक चला था। कब तक मेरे भाई? 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर तक चला था। और सबसे ज़्यादा यही चला था, 17 अक्टूबर 1949 तक लगभग चला था। ये 1949 तक चला था। कब तक मेरे भाई? 1949 तक चला था। सबसे ज़्यादा यही दूसरा वाला चला था। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि दूसरा वाचन, संविधान सभा का दूसरा वाचन कब से कब तक चला था? तो आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। फिर इसके बाद तीसरा वाचन कब से कब तक? 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चलता है। कब तक मेरे भाई? 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चलता है। फिर जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है, यानी संविधान को सब लोग पढ़ लेते हैं, अपने अपने मत दे देते हैं, और 3 बार इसमें 3 बार पढ़ा गया, तीनों बार वाद विवाद होते हैं कि ये ऐसे से ऐसे होना चाहिए। सभी कुछ होने के जस्ट बाद जब पूरी तरीके से संविधान हमारा तैयार हो जाता है, तो क्या होता है कि जब संविधान तैयार हो जाता है बन करके, तो उसमें जो है कुछ लोगों के हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। तो कितने लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए थे? 284 लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए थे। कितने लोगों के मेरे भाई? 284 लोगों के क्या करवाए गए थे? हस्ताक्षर करवाए गए थे। हस्ताक्षर करवाए गए थे, और जिनमें से आपकी 8 महिलाएं भी थी। क्या थी? 8 महिलाएं भी उसमें शामिल थी। उस 284 लोगों में 8 महिलाएं भी उसमें आपकी थी। तो फिर इसके बाद ये जब हो जाता है, 284 लोग हस्ताक्षर कर देते हैं और 8 महिलाएं भी उन 284 लोगों में शामिल हैं। जब इतना हो जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको लागू करने या स्वीकार करने के लिए मांग करते हैं। तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही ये क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। कब मेरे भाई? 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर लिया जाता है या स्वीकार कर लिया जाता है। कब? और ये डेट आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। ये पूछा जाता है कि संविधान कब स्वीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इसी दिन हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। तो इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगा था हमको, आगे देखते हैं। इसको पहले मैं मिटा दूं, फिर आगे बताता हूं। अब आगे देखिए, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अभी लागू नहीं हुआ है, केवल उसका प्रारूप हमें स्वीकार कर लिया गया था कि हाँ ठीक है, अब संविधान बहुत सही है, बन गया। सभी लोग अपने अपने मत दे दिए और जो जोड़ना था जोड़ दिया गया और जो हटाना था वो सभी कुछ हटा दिया गया। तो 26 नवंबर 1949 के बाद इसको स्वीकार कर लिया गया, यानी कि पारित हो गया, यानी कि जो संविधान सभा के लोग थे वो स्वीकार कर लिए। फिर इसके बाद इसमें सभी कुछ करने में कितने दिन का समय लगा, यानी कितना हमें समय लगा था, तो यहाँ पर हमें भाई समय कितना लगे थे मेरे भाई? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितने दिन भाई?
18 दिन, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लग गए थे। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि संविधान के निर्माण में कितने समय लगा या कितने दिन लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और इसमें कितनी व्यय यानी खर्च कितना आया था, इसमें खर्च कितना आया था, इसको तैयार करने में 63 लाख, कितना मेरे भाई, 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। कितना, 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। कुछ बुकों में जो है यहाँ पर 64 भी दिया हुआ है, 64,000 दिया हुआ है, तो ये जो है ये बहुत सही है। ये एनसीईआरटी पैटर्न में जो है बुकों में मैंने देखा है कि ये 63,000 वाला दिया है, लेकिन बहुत सी जो और बुकें हैं उनमें 64,000, किसी में 62,000 दिया है। तो एनसीईआरटी बुकों में जो है यही आपका 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। फिर इसके बाद ये सभी चीज़ें होने के बाद कि कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी कब मेरे भाई, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे भारत में क्या कर दिया गया, संविधान लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया मेरे भाई, संविधान को लागू कर दिया गया। कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।